जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। किसी गांव में एक महात्मा डफली बजाकर बहुत सुंदर सुंदर भजन बोलते हुए भिक्षा मांगने आए। कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। जिस घर से जो भी मिलता थैली में डाल लेते। गली के मोड़ पर एक घर के आगे वे भजन गा रहे थे। अंदर से सुधा नामक एक साधारण सी महिला दरवाजा खोलकर बाहर आई। सुधा को उन संत महात्मा के मुखमंडल पर न जाने क्या दिखाई दिया। पहले तो सुधा ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले आई। महात्मा जी अपनी डफली और थैला जमीन पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। सुधा महात्मा जी से बोली, महात्मा जी आप भजन बहुत ही सुंदर बोलते हैं, आपका मठ या आश्रम कहाँ है? महात्मा बोले, बेटी संत और पानी चलते रहने चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा है कहीं रुकना नहीं, एकांत में भजन सिमरन करना है और भ्रमण करते समय भजन बोलकर लोगों को जगाना है। मेरे साथ 2 साथी और भी हैं, वे साथ वाले कस्बे में गए हैं। दोपहर को गांव के बाहर मिलेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे और अगले गांव चल पड़ेंगे। सुधा बोली, महात्मा जी मेरे पति को स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। मेरी एक बेटी और एक बेटा है, दोनों पढ़ते हैं। मैं गांव वालों के कपड़ों की सिलाई करके जैसे तैसे गुजर चलाती हूँ। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाने योग्य हो जाएं और बेटी की शादी कर दूँ। सुधा बोली, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी विनती स्वीकार की और मेरे घर में अपने चरण डालकर मेरे घर को पवित्र किया। मेरी एक विनती और स्वीकार कीजिए, घर में जो भी रूखा सूखा बना है ग्रहण करें। सुधा का आग्रह स्वीकार करते हुए संत बोले, जा मेरी बच्ची 2 चपाती और जो दाल सब्जी बनी है ले आ। सुधा खाना लेने रसोई में गई। थाली में भोजन परोसकर महात्मा जी के सामने मेज पर रख दिया। महात्मा जी ने भजन समाप्त किया, उठकर हाथ धोए और कुछ मंत्रों का मुख में उच्चारण करके भोजन शुरू किया। तभी स्कूल से बच्चे भी आ गए। बच्चों ने महात्मा जी को माथा टेका। महात्मा जी ने खाना समाप्त किया, अपनी डफली और थैला उठाकर चलने को तैयार हुए। सुधा ने महात्मा जी को माथा टेका तो महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी हमेशा खुश रहो। कल जिस काम से दिन शुरू करोगी सारा दिन वही काम करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। सुधा ने बच्चों को खाना खिलाया और सिलाई मशीन पर काम करने बैठ गई। शाम हुई तो काम से उठकर रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने लगी। बेटा पढ़ाई कर रहा था। माँ ने बेटे को आवाज़ लगाई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधा ने दरवाज़ा खोला तो 6-7 घर दूर रहने वाली सरिता नामक महिला खड़ी थी। राम राम कहने के बाद वह बोली, मुझे कल अपने भाई के घर जाना है, मुझे कोई अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाओ। सुधा ने सरिता को सूटों के कपड़े दिखाए। सरिता एक सूट का कपड़ा पसंद करके अलग निकाल कर सुधा को पकड़ाते हुए बोली, ये सूट मुझे कल शाम तक ज़रूर दे देना। सुधा के हामी भरने के बाद सविता चली गई। सुबह होते ही सुधा उठी, हाथ मुंह धोकर सरिता का सूट सिलने के लिए इंची टेप निकालकर कपड़े का माप करने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये क्या? सुधा हैरान थी कि एक सूट में इतने मीटर कपड़ा, और कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह मापती जा रही थी और कपड़े का ढेर बढ़ता जा रहा था। चाहते हुए भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे और उसे रत्ती भर थकावट भी नहीं हो रही थी। आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। दोनों कपड़े इकट्ठा किए जा रहे थे। शाम तक कपड़े के अंबार लग गए। पास ही शहर में कपड़े के व्यापारी के कानों तक जब ये खबर पहुंची तो वह अपने मैनेजर को साथ लेकर सुधा के घर पहुंच गया। कपड़े को जांचा और मैनेजर से सलाह करके सारा कपड़ा खरीद लिया। उसने सुधा को इतनी बड़ी रकम का चेक दिया जिससे सुधा के बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती थी। सुधा के पड़ोस में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रहने वाली रानी नामक महिला सुधा के घर जाकर उसे बधाई देते हुए बोली, बहन ये चमत्कार कैसे हुआ? सुधा बोली, ये सब उन संतों के आशीर्वाद से हुआ है। मैंने तो बस उन्हें खाना ही खिलाया था। जाते जाते उन संतों ने ये कहा कि जो काम सुबह करोगी शाम तक वही करती रहोगी। आगे सब आपको पता ही है। रानी अंदर से जल भुन रही थी पर ऊपर से मुस्कुराती हुई चली गई। वह पछता रही थी कि संत तो उसके घर के बाहर भी आए थे पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। रानी ने घर आकर अपने नौकर को सख्ती से कहा कि उस डफली वाले महात्मा का पता करो, जहाँ भी मिले उन्हें लेकर आओ। नौकर ने पता किया। 2 गांव दूर वे महात्मा मिल गए।
नौकर की मिन्नतें करने पर वे अगली सुबह नौकर के साथ रानी के घर पधारे। रानी बड़ी खुश थी। उसने महात्मा जी को अंदर सोफे पर बिठाया, साथ ही कुर्सी पर स्वयं बैठकर नौकर को आदेश देने लगी, चाय बना कर लाओ, जल्दी खाना लेकर आओ आदि। महात्मा जी ने चाय पी, खाना खाया और पलंग पर लेट गए। इधर रानी को मन ही मन महात्मा पर खींच आने लगी और मुंह में ही बुदबुदाने लगी, चाय भी पी ली, खाना भी ठूस लिया और अब टांगे पसार कर सो गया है, पता नहीं कब जाएगा। 1.5 घंटा सोने के बाद महात्मा जी उठे और जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे तो वह बोली, महात्मा जी आप जा रहे हैं, मुझे कोई आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा आशीर्वाद भी लेना है? जब सुबह उठेगी जो काम पहले करोगी वही दिन भर करती रहोगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। रानी जल्दी जल्दी गांव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा खरीद कर लाई, घर से इंची टेप लिया, दोनों वस्तुएं इकट्ठी अपने पलंग के पास रख ली ताकि सुबह सबसे पहले यही काम करके और भी ज़्यादा अमीर बन जाए। शाम तो हो चुकी थी पर उसके हिसाब से आज रात होने में देर हो रही थी। खैर रात हुई, परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने चले गए। सुधा ने जैसे बताया था, रानी को भी दृश्य अभी से नजर आने शुरू हो गए थे। नींद कोसों दूर थी, पता नहीं आधी रात को कब नींद आई। सुबह नौकर दूध लेने गया तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से रानी की नींद खुल गई। जल्दी जल्दी कपड़ा और इंची टेप लेकर ज़मीन पर बैठी ही थी कि छींक आ गई। ये क्या हो गया? 1 छींक, 2 छींक, 4-5 छींक आती ही चली गई। छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति भागकर गांव के वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी बड़े हैरान हुए कि ये कैसा मर्ज है, कोई दवा अगर दे भी दूं तो खाएगी कैसे। वैद्य जी ने सिर दबाया, नाक भी दबाकर देखा पर छींकें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैद्य जी रानी के पति से बोले, आप शहर से डॉक्टर लेकर आएं, वो कोई टीका लगा दे तो शायद बात बन जाए। रानी के पति ने तांगा मंगवाया और शहर की ओर निकल गया। इधर रानी का छींके मार मार कर बुरा हाल हो रहा था। दोपहर बाद डॉक्टर को लेकर रानी का पति घर में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने रानी की नब्ज देखकर कहा, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन सिरिंज में भरा और रानी की बाजू में लगाने के बाद बैठकर इंतज़ार करने लगा। ये दवा भी बेअसर मालूम हो रही थी, छींकें तो रुक ही नहीं रही थी। अब डॉक्टर ने कहा, मेरी डॉक्टरी लाइन में ये पहला केस है, आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले जाने की तैयारी करें। वहाँ जाकर ग्लूकोज में दवा मिलाकर देने से आराम आएगा। गांव के प्रधान की गाड़ी मंगवा ली गई। गाड़ी में रानी के बैठते ही उसकी छींकें रुक गईं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सोच रहे थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन ने अपना काम कर दिखाया, पर रानी जानती थी कि छींकें क्यों और कैसे रुकी हैं। संत महापुरुषों की सेवा करके प्रभु से मिलने का रास्ता मांगे, सांसारिक वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।